अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्राउमेर। आज लेक्चर 10 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लेक्चर 9 में हमने इसी चैप्टर के 2 टॉपिक्स किए थे, जिसमें सबसे पहले था हमारे पास हाउ टू मेक क्लास बाउंड्रीज और सेकंड पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखा था। और क्लास बाउंड्रीज भी हम लोगों ने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था उसके कॉलम्स पिक किए थे क्लासेस, और उससे हमने क्लास बाउंड्रीज बनाने का मुकम्मल तरीकाकार सीखा था। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे बनाना है थ्रू प्रैक्टिकल वर्क करके ये काम सीखा था। आज के हमारे लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। लेक्चर नंबर 10 चैप्टर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इस पे सबसे फर्स्ट पे हम करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे और एग्जांपल करेंगे 2.2 पेज 21 पे आपकी। इसमें मुझे कह रहा है द ऑब्जर्वेशंस अबाउट द नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज फ्रॉम 20 इक्वल साइज सैंपल टेकन फ्रॉम अ स्टोर आर अवेलेबल एज फॉलोज। 20 स्टोर्स के रोटन पोटैटोज़ की डिटेल हमें दे दी गई है 1 2 4 3। फॉर एग्जांपल वो किसी फर्स्ट स्टोर पे गया तो उसमें जो मेरे पास रोटन पोटैटोज़ थे वो 1 था, सेकंड स्टोर पे उसको 4 मिले। इस तरह इसके पास 20 स्टोर्स का डेटा अवेलेबल है। और इसमें मेरे से रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमें कह रहा है मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल के आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। आपके पास है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर ले। याद रखिएगा लेक्चर 8 में हमने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था, उसके स्टेप्स सीखे थे, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, और फिर एक एग्जांपल को या एक डेटा को पिक करके हमने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था। अगेन हमारा वही क्राइटेरिया है, सबसे पहले हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे और फिर एक क्वेश्चन से हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखेंगे। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द टेबल। कहता है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा टेबल होता है डैट शोज, जो कि हमें बताता है या हमें दिखाता है हाउ मेनी ऑफ ईच ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल वर ऑब्जर्व्ड, जो कि मुझे ये बताता है कि कितने डिस्क्रीट वेरिएबल्स मेरे डाटा में जो हैं मैंने ऑब्जर्व किए हैं, या कितने डिस्क्रीट वेरिएबल्स मेरे डाटा में अपेयर हुए हैं। ये पॉइंट देखिएगा, ये कह रहा है डिस्क्रीट डेटा इज जनरेटेड बाय काउंटिंग्स एंड ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन इज एग्जैक्ट। हमने चैप्टर 1 को डिस्कस करते हुए उसके कुछ लेक्चर्स में हमने डेटा की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा। अगेन आपको बता देते हैं कि डिस्क्रीट डेटा एक ऐसा डाटा होता है जो मेरा आइसोलेट वैल्यू टेक करे। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पर्सन इन योर होम, नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज इन अ स्टोर, नंबर ऑफ स्कूल्स इन अ टाउन। इस तरह ये मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं ना वो एग्जैक्ट आती हैं। फॉर एग्जांपल इट मे बी 20 25 एक्सेट्रा। नंबर ऑफ पर्सन इन योर होम इट मे बी 4 5 6। तो ये इस तरह तो नहीं है ना, अगर मेरे पास एक चाइल्ड भी है तो वो भी एक वैल्यू ही टेक करेगा, एक पॉइंट में उसकी वैल्यू नहीं आ जाती। तो डिस्क्रीट डाटा मेरा वो होता है जो मेरा आइसोलेट वैल्यू टेक कर। डिस्क्रीट डाटा इज जनरेटेड बाय काउंटिंग। कहता है डिस्क्रीट डाटा को मैं जनरेट करता हूँ काउंटिंग्स के जरिए। एंड ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन इज एग्जैक्ट, तो उसकी हर जो ऑब्जर्वेशन होती है ना वो एग्जैक्ट होती है, उसमें मेरे पास पॉइंट के बाद आने के चांसेस नहीं होते, तो सिंगल वैल्यू वो वैल्यू टेक करती है। इसमें आपने ये जो नोट है ना ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देयर आर नो क्लास बाउंड्रीज इन डिस्क्रीट डाटा के डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट डाटा में आपके पास क्लास बाउंड्रीज नहीं बनती। ये तो थी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाना सीखते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे कह रहा है द ऑब्जर्वेशन अबाउट द नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज फ्रॉम 20 इक्वल साइज सैंपल टेकन फ्रॉम अ स्टोर आर अवेलेबल एज फॉलोज। 20 स्टोर्स के रोटन पोटैटोज की डिटेल है और मेरे से पूछा गया मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें मुझे कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि मेरे पास ये जो डाटा है ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूस है। लेकिन अगर मैं अपने डाटा को चेक करती हूँ, सबसे फर्स्ट पे तो ये देखें, ये है नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज। ये इससे भी हिंट मिल सकती है कि ये जो वैल्यू होगा ना एग्जैक्ट टेक करेगा। अभी डेफिनेशन को डिस्कस किया। फ्रॉम 20 इक्वल साइज, 20 इक्वल साइज से मुझे ये पता चला कि एन मेरा क्या होगा, 20 होगा। सैम्पल टेकन फ्रॉम अ स्टोर अवेलेबल है। अगर मैं अपने डाटा को चेक करती हूँ तो ये है 1 2 4 3 0, इस तरह वैल्यूज़ जा रही हैं। तो ये साफ हमें बता रही हैं कि जो डेटा मेरा क्या है डिस्क्रीट है। इससे हमने मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, अब हमने डिसाइड किया कि जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है वो कौन सा बनाना है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाना सीखते हैं। जब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था ना तो कुछ उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप सीखे थे, जिनके कि हमने फर्स्ट पे रेंज निकालना है, सेकंड पे नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करनी है, थर्ड पे हम लोगों ने विड्थ डिसाइड करनी है कि क्लासेस की विड्थ क्या हो। लेकिन जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसमें हमारे पास इस तरह का कोई स्टेप नहीं आता। हमने अपने यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है, हमने अपने डाटा पे वापस जाना है, वैल्यूज़ चेक करनी है। देखें मिनिमम जो
روٹن پٹیٹوز آ رہے ہیں نا وہ میرے پاس 0 ہے، اور ہائیسٹ میرے جا کے سٹاپ ہو رہے ہیں 4 پہ. یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیے گا جب بھی ہم نے ڈسٹریبیوشن ڈرا کرنا ہے نا، ٹائٹل والی رو اور سم والی رو کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مارکر سے لکھ لیں، باقی سارا ڈیٹا ہمارا پین سے چل رہا ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا ہائی لائٹ کرنے کا وے ہے. اگر آپ اسے پین سے بھی لکھ لیتے ہیں تو ایسا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ کہ امپریشن اچھا پڑ جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے کیا نمبر آف روٹن پٹیٹوز لکھے ہیں، ہیڈنگ دی ہے، پھر ہم لوگوں نے ٹیلی مارک کا ایک کالم بنایا. نیکسٹ ہم فریکوینسی بنائیں گے، پھر ہم بنائیں گے آر ایف ریلیٹیو فریکوینسی اور سی ایف کیمولیٹیو فریکوینسی. اگر میں اپنے ڈیٹا کو دیکھتی ہوں تو اس میں میرے پاس ہے، جو میرے پاس منیمم روٹن پٹیٹوز ہیں وہ 0 ہے، اور ہائیسٹ جا کے سٹاپ ہو رہے ہیں 4 پہ. اس میں میرے پاس نہ مجھے رینج کی ضرورت ہے، نہ مجھے نمبر آف کلاسز ڈیسائیڈ کرنی ہے، اور وڈتھ اس میں کچھ نہیں ہوتی. ڈسکریٹ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کو ڈیفائن کرتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں میرے پاس سی بی بھی نہیں بنتی. سی بی کیوں نہیں بنتی؟ کوسچن کو سالو کرنے کے بعد سیکھیں گے کہ سی بی کیوں نہیں بن سکتی. فرسٹ پہ ہے 0، تو ہم اسے کچھ اس طریقے سے سالو اپ کریں گے اپنے کوسچن کو. یہ دیکھیں 0 یا روٹن پٹیٹوز آ رہے ہیں 1، یا میرے پاس آ رہے ہیں 2 یا 3، یا میرے پاس آ رہا ہے 4. یہ میں نمبر آف روٹن پٹیٹوز ڈیسائیڈ کر لیے اپنے ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ڈیٹا پہ واپس آ جانا اور ٹیلی کاؤنٹ کرنا سیکھنا ہے کہ ٹیلی کیسے کرنا ہم لوگوں نے. یہ آپ کا ڈیٹا ہے، فرسٹ ویلیو سے ہم نے سٹارٹ کیا، بار لگاتے جائیں گے. اسی طریقہ ہم جیسے کنٹینیوس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہم نے ٹیلی کیا تھا، اسی طرح ہم ڈسکریٹ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن میں ٹیلی کریں گے. فرسٹ ویلیو پہ ہینڈ رکھیں گے 1 کے انگیسٹ ایک بار لگا دی ہم لوگوں نے. سیکنڈ ویلیو 2 ہے، 2 کے انگیسٹ ایک بار لگا دی. تھرڈ ویلیو آپ کی 4 ہے، 4 کے انگیسٹ آپ نے ایک بار لگا دی. فورتھ ویلیو آپ کی 3 ہے، 3 کے انگیسٹ آپ نے بار لگا دی. نیکسٹ 0 1 2 3 1 1 0 2 1 1 کے اگین وہی کرائٹیریا. جب آپ کے پاس بار کو ویلیو آپ کے پاس آلریڈی ہیں تو 5th بار آپ یوں کر کے لگاؤ گے، ان کو سب کو کٹ کرتے جاؤ گے. یہ فارم ہم اس لیے بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم کاؤنٹ کریں نا فریکوینسی کو کاؤنٹ کرتے ہوئے ہمیں آسانی ہو. یہ فارم ہمیں جسٹ یہ بتا دے کہ نمبر آف ویلیوز میری کیا ہیں، 5 ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ میرا فرسٹ جو رو تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. نیکسٹ دیکھیں 0 کے انگیسٹ آپ نے ایک بار لگائی، 2 کے انگیسٹ آپ نے ایک بار لگائی، 3 کے انگیسٹ آپ نے ایک بار لگائی. پھر آپ کے پاس 0 اگین دیکھیں 4 بارز کمپلیٹ ہو گئی ہیں. جب میں نے یہ والے 0 کی بار لگانی ہے پھر میں اسے کٹ کروں گی. نیکسٹ 1 کے انگیسٹ آپ نے بار لگائی، اور پھر لاسٹ آپ کا ویلیو تھی 3 کے انگیسٹ آپ نے بار لگائی. ٹھیک ہے. ٹیلی سے ہمارا کون سا کالم بنتا ہے؟ فریکوینسی کا کالم بنتا ہے. ایف اسٹینڈ فار فریکوینسی. فریکوینسی کا کالم کیسے بنانا ہے؟ 0 کی جتنی بارز لگی ہوئی ہیں اتنی آپ کی فریکوینسی آ جائے گی. 0 کے انگیسٹ آپ کی 5 بارز ہیں تو 0 کی فریکوینسی کیا آ گئی؟ 5 آ گئی. 1 کے انگیسٹ آپ کی یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے 5 اور ایک یہ والی بار 6. 1 کے انگیسٹ آپ کی کتنی فریکوینسی آ گئی؟ 6. 2 کے انگیسٹ آپ کی فریکوینسی آ گئی 4. 3 کے انگیسٹ آپ کی فریکوینسی آ گئی 4. اور 4 کے انگیسٹ آپ کی فریکوینسی آ گئی 1. ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ لاسٹ کالم میں سم لینا چاہ رہی ہوں، یا تو میں یہ سگما ڈال دوں یا میں ٹوٹل لکھ دوں، ایک ہی بات ہے. چیپٹر 1 کے ٹاپکس میں ہم نے سگما کا کانسیپٹ سیکھا تھا. ڈسکرپشن باکس میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا. جن کالمس کا میں نے ٹوٹل نہیں کرنا، یہ جو میری ریکوائرمنٹ نہیں ہے وہاں پہ میں یہ یا نل چھوڑ دوں یا یہ بار لگا دوں. فریکوینسی کا میں ٹوٹل کرنا چاہ رہی ہوں. 5 + 6 11 11 + 4 15 15 + 4 19 19 + 1 20. کنٹینیوس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فریکوینسی کا سم اتنا ہی آنا چاہیے جتنی میں نے بارز لگائی ہیں یا جتنا ڈیٹا مجھے پرووائڈ کیا گیا. اگر میں اپنے ڈیٹا کی طرف واپس چلتی ہوں تو اس میں مجھے 20 ایکول سائز سیمپلز پرووائڈ کیے تھے اور 20 ہی میری ویلیوز تھیں. 20 ویلیوز تھیں، 20 ہی بارز لگائی تھی. اٹس مین فریکوینسی کا سم بھی آپ کے پاس کیا آنا چاہیے؟ 20 آنا چاہیے. آر کیا ہوتا ہے؟ آر آپ کی ہوتی ہے ریلیٹیو فریکوینسی. آر سے ریلیٹیو، ایف سے فریکوینسی. ریلیٹیو فریکوینسی کیا ہوتی ہے؟ ریلیٹیو فریکوینسی آپ کی ریشو ہوتی ہے جو ہم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ ٹوٹل سے. فریکوینسی کیسے نکالنی ہے؟ فار ایگزامپل فرسٹ ریلیٹیو فریکوینسی آپ کی کیا ہے؟ فریکوینسی ہے 5، جبکہ سم آف ایف کیا ہے؟ 20. تو 5/20، 6/20، 4/20،
4/20 और 1/20। ये सीखा था कि सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसका आंसर 1 आना चाहिए। वो कैसे देखें, इसके डिवाइजर में आपके पास कौन सी वैल्यूज़ मौजूद हैं, 20 मौजूद है, तो 20 आपका एलसीएम आ जाता है। जब रिलेटेड की वैल्यूज़ को प्लस करते हो तो 5 + 6 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 + 1 20, तो 20/20 आपका आंसर क्या आता है, 1 आ जाता है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होता है, सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। ये आपने ट्रिप्स में कुछ बातें याद रखनी है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होता है, 1 होता है। और हमने देखा भी है कि किस तरह जो मेरे पास 5th कॉलम बन रहा है वो है CF का। C स्टैंड फॉर कम्युलेटिव और F स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है ये देख लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास यूं ही आ जाती है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में मैं सेकंड फ्रीक्वेंसी ऐड करती हूँ, 5 + 6 11। जो आंसर आया उसमें थर्ड फ्रीक्वेंसी ऐड करूँगी, 15। जो भी आंसर आया उसमें मैं फोर्थ वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करूँगी, और जो भी आंसर आया उसमें मैं लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करूँगी। तो ये आपके पास आ गया 20। लेक्चर 9 में हमने कंप्लीट क्राइटेरिया डिस्कस किया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने कैसे डिस्कस करना है, और इसमें हमने एक टिप सीखी थी कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसकी इक्वल आनी चाहिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के, कि जो फ्रीक्वेंसी का सम है और जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है दोनों का आपस में सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का सम भी मेरे पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, और लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मेरे पास क्या है, 20। मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कॉलम का भी सम नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं बार लगा देती हूँ। तो ये था क्राइटेरिया आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का। हमने भी कहा था कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम CB नहीं बना सकते। तो CB क्यों नहीं हम बना सकते, देखिए नंबर ऑफ रोटन पोटैटोस मेरे पास सिर्फ 0 है, कोई रेंज नहीं है। तो जब रेंज ही नहीं है मेरे पास, आइसोलेट वैल्यू वो टेक करिए, रेंज में नहीं है। तो जब रेंज में नहीं है तो फिर हम क्लासेस नहीं है मेरे पास, तो क्लास नहीं है तो फिर क्लास बाउंड्रीज भी हम नहीं बना सकते। इसमें आपने टिप 1 याद रखनी है, नो क्लास बाउंड्री। डिस्क्रीट डेटा में मेरे पास कोई क्लास बाउंड्रीज नहीं बन, ये टिप आ गई आपके पास। सेकंड टिप आपने याद रखनी है कि सम ऑफ RF रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। और थर्ड पे आपने ये याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उसका। टिप 3 आपके पास कि अगर रेंज डिस्क्रीट डाटा में आपके रेंज का आंसर लार्जर वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल इट में टेक 15, रेंज का आंसर लोअर वैल्यू में से जब आप ऊपर वैल्यू माइनस करो तो आंसर 15 आ जाए या 15 से ज़्यादा हो, तो फिर आपका जो क्वेश्चन है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना आपका, वो डिस्क्रीट नहीं रहता, वो कौन सा बन जाता है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये थी आपकी टिप 3। और टिप 4 आपने याद रखनी है अपने माइंड में। क्या कह रहा है कि मुझे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते हुए नंबर ऑफ क्लासेस को डिसाइड करना या कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं क्लासेस पे वर्क कर नहीं रहा होता हूँ, मैं सिर्फ आइसोलेट वैल्यू टेक करता हूँ जो मेरा डिस्क्रीट डाटा पिक करता है और उसके अगेंस्ट मैं टैली मार्क करता हूँ। तो ये कुछ टिप्स थी 4 आपने माइंड में याद रखनी है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते हुए। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको बेहतर रहनुमाई की जाएगी। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।